नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। अगर आप अपने बच्चों को किसी भी केंद्रीय विद्यालय में जैसे नवोदय, सैनिक स्कूल इत्यादि में नामांकन के लिए तैयारी करा रहे हैं या आप सीटेट या बीपीएससी या अन्य कोई भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो आइए और हमारे चैनल से जुड़िए और जुड़कर अधिक से अधिक लाभ उठाइए तथा अपने आप को बेहतर ढंग से तैयारी कीजिए। तो हम आज इस वीडियो में आप लोगों को सीटेट पढ़ाएंगे। सीटेट के हमारा चैप्टर है 6। इस चैप्टर का नाम है बाल केंद्रित एवं प्रगतिशील शिक्षा की अवधारणा। तो इस चैप्टर में से हम कुछ प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए हम प्रश्नों को हल करना शुरू करते हैं। तो आपके सामने है प्रश्न नंबर 1, जो है कि बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया। तो ऑप्शन 1 है B.F. स्किनर, ऑप्शन 2 है जॉन डीवी, 3 है एरिक एरकिसन, 4 है चार्ल्स डार्विन। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो आइए बताइए इस प्रश्न में कौन सा आपका आंसर हो रहा है। देखिए, इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 1 जॉन डीवी। दूसरा प्रश्न है जॉन डीवी द्वारा समर्थित लैब विद्यालय के उदाहरण है। ऑप्शन 1 फैक्ट्री विद्यालय, ऑप्शन 2 प्रगतिशील विद्यालय, ऑप्शन 3 पब्लिक विद्यालय, ऑप्शन 4 सामान्य विद्यालय। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, आइए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 2 हो जाएगा, प्रगतिशील विद्यालय। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कहा है कि बाल केंद्रित शिक्षा के क्षेत्र में निम्नलिखित में से किस भारतीय शिक्षाविद की भूमिका सर्वाधिक उल्लेखनीय है। ऑप्शन 1 है अरविंद घोष, 2 है महात्मा गांधी, 3 है गिजुभाई, 4 है रविंद्रनाथ टैगोर। तो 3 नंबर का आंसर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा हमारा ऑप्शन 3 गिजुभाई। 4 नंबर प्रश्न है डैश शिक्षा के अंतर्गत पिछड़े हुए और मंदबुद्धि तथा प्रतिभाशाली बालकों के लिए शिक्षा का विशेष पाठ्यक्रम देने का प्रयास किया जाता है। ऑप्शन 1 प्रगतिशील शिक्षा, 2 नवीन शिक्षा, 3 बाल केंद्रित शिक्षा, 4 सर्व शिक्षा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी बाल केंद्रित शिक्षा। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाल केंद्रित शिक्षा। 5 नंबर प्रश्न है एक बाल केंद्रित शिक्षा में बच्चे सामान्यतः सीखते हैं। ऑप्शन 1 है व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूपों में, 2 है मुख्य रूप से शिक्षक से, 3 है व्यक्तिक रूप से, 4 है समूहों में। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 व्यक्तिक और सामूहिक दोनों रूप से। प्रश्न नंबर 6 है वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। पहला है बालक के सर्वांगीण विकास पर जोर देना, दूसरा है बालक के मनोविज्ञान को समझना, तीसरा है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर देना, चौथा है बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उसकी समस्याओं को दूर करना। तो 6 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा। देखिए इसमें क्या कहा है, इसमें जो है हमारा निगेटिव आंसर चुनना है। कहा है कि वर्तमान समय में बाल केंद्रित शिक्षा पर जोर दिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित शिक्षा की विशेषता नहीं है। तो देखिए निगेटिव में जो है बालक क्रियाशील नहीं रहता है, तो हम समझते हैं कि वो निगेटिव आंसर है। अगर केवल शब्द आ जाता है तभी निगेटिव होता है। तो यहाँ जो है बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से अवगत कराने पर जोर। तो बालक को केवल तथ्यात्मक ज्ञान से ही अवगत कराना, ये जो है बालक के सर्वांगीण विकास के लिए बाल केंद्रित शिक्षा नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन हमारा 3 हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। 7 नंबर प्रश्न है आजकल शिक्षा के विभिन्न आधारों पर विशेष जोर दिया जाता है। आधुनिक शिक्षा प्रणाली के एक समर्थक के रूप में आपके अनुसार बालक की शिक्षा निम्नलिखित में से किस पर आधारित होनी चाहिए। 1 है बालक के आर्थिक स्तर पर, 2 है बालक की सामाजिक स्थिति पर, 3 है बालक की इच्छा एवं रुचि पर, 4 है बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 4 बालक की मूल प्रवृत्तियों, प्रेरणाओं और संवेगों पर। 8 नंबर प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है। 1 है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास कर पाता है,
ऑप्शन 2 है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है। 3 है शिक्षक अपने विद्यालय के कितना अधिक भव्य दर्शन पाने में सक्षम है। 4 है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो इसमें क्या होगा आंसर हमारा? ऑप्शन 2 गलत हो जाएगा, क्योंकि शिक्षक कितना ज्ञानी है इससे कोई मतलब नहीं होता है। 3 भी है शिक्षक अपने विद्यालय, तो विद्यालय को कितना भव्य बनाएगा ये भी सही नहीं है। 4 भी सही नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इस प्रश्न का ऑप्शन कौन सा सही है। तो इस 8 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1, शिक्षक बालक के व्यक्तित्व का कहाँ तक विकास करता है। अब चलते हैं अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है। पहला, बाल मनोविज्ञान की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार। दूसरा, प्रत्येक बालक पर शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना। तीसरा, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। चौथा, प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो 9 नंबर का आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। ये जो है नहीं हो सकता है, जो है इसमें निगेटिव चुनना है। तो अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 10 नंबर है बाल केंद्रित शिक्षा को व्यवहार में लाने वाले शिक्षक के लिए निम्नलिखित में से किसकी जानकारी रखना अधिक आवश्यक है। ऑप्शन 1 है शिक्षक के लिए बालक के व्यवहार के मूल आधारों के बारे में जानने से अधिक आवश्यक यह है कि वह उसके परिवार के बारे में जाने। तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। शिक्षक केवल बालक की रुचियों को जाने, ये भी नहीं होगा। शिक्षक को बालक के बारे में भले ही कुछ जानकारी न हो, किंतु उसके परिवार की आर्थिक स्थिति के बारे में उसे अवश्य पता लगाना चाहिए। ऑप्शन ये भी नहीं होगा। अगला है बालक के संबंध में शिक्षक को उसके व्यवहार के मूल आधारों, आवश्यकताओं, मानसिक स्तर, रुचियों, योग्यताओं, व्यक्तित्व या इत्यादि का विस्तृत ज्ञान होना चाहिए। तो ऑप्शन 4 जो है इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है बाल केंद्रित शिक्षा के पाठ्यक्रम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इसमें हमें निगेटिव आंसर चुनना है। पाठ्यक्रम का विकास व्यक्तिगत विभिन्नताओं, प्रेरणाओं, मूल्यों एवं सीखने के सिद्धांतों के मनोवैज्ञानिक ज्ञान के आधार पर किया जाना चाहिए। तो यह जो है हमारा सही है। दूसरा है पाठ्यक्रम बनाने में शिक्षक यह ध्यान रखता है कि शिक्षार्थी की और समाज की क्या आवश्यकताएं हैं और सीखने की कौन सी क्रियाओं से ये आवश्यकताएं सर्वोत्तम रूप से पूर्ण हो सकती है। तो 11 नंबर भी हमारा सही है। 11 के 2 ऑप्शन भी हो जाएगा। अब है अगला कि पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। तो ये जो है पाठ्यक्रम बनाते समय शिक्षक की आवश्यकताओं एवं विद्यालय में उपलब्ध सुविधाएं का ध्यान रखा जाना चाहिए। ये ऑप्शन हमारा गलत है। क्रियात्मक होने के लिए प्रत्येक पाठ्यक्रम एक समुचित मनोवैज्ञानिक आधार पर स्थापित हो। तो ये हमारा सही है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर 3। अगला प्रश्न है प्रोजेक्ट प्रणाली का प्रयोग निम्नलिखित में से किस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत किया जाता है। पहला है पारंपरिक शिक्षा, दूसरा प्रगतिशील शिक्षा, तीसरा वैदिक शिक्षा, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 प्रगतिशील शिक्षा। 13 नंबर प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। देखो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। पहला है इनमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। दूसरा, इसमें सिद्धांतों के रटने पर जोर दिया जाता है। तीसरा, इसमें बालक की प्रगति के लिए सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है। चौथा, इसमें केवल बालक के नैतिक एवं सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा 4 गलत, 3 गलत है, 2 गलत है और ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत बालक में आत्मानुशासन के विकास के लिए किस बात पर जोर दिया जाना चाहिए। तो पहला ऑप्शन है अनुशासन बनाए रखने के लिए सख्त आदेश। दूसरा है बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। तीसरा है प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत आत्मानुशासन के विकास पर जोर नहीं दिया जाता। चौथा है आत्मानुशासन के लिए विभिन्न दृष्टांतों द्वारा बालकों को समझाने पर। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 2 बालकों में उत्तरदायित्व की भावना के विकास पर। 15 नंबर प्रश्न है बालकों को प्रेरित करने के लिए उन्हें महापुरुषों की जीवनी, प्रेरणादायी नाटक एवं उत्कृष्ट वैज्ञानिकों इत्यादि के बारे में बताना चाहिए। यह निम्न में से किस सिद्धांत के अंतर्गत आता है। पहला है प्रेरणा का सिद्धांत, दूसरा लोकतांत्रिक सिद्धांत, तीसरा सर्वांगीण
विकास का सिद्धांत, चौथा चयन का सिद्धांत। तो चलिए बताइए इसका कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन 1 प्रेरणा का सिद्धांत। 16 नंबर प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत शिक्षा में किन 2 तत्वों को विशेष महत्वपूर्ण माना जाता है। पहला रुचि और प्रयास, दूसरा आवश्यकता एवं अभिप्रेरणा, तीसरा व्यक्ति विभिन्नता एवं रुचि, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 रुचि और प्रयास। अगला प्रश्न है 17 नंबर, डैश के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और डैश बनाने पर जोर दिया जाता है। तो यह है प्रगतिशील शिक्षा और सार्वभौमिक। तो प्रगतिशील यहाँ भरा जाएगा, प्रगतिशील शिक्षा के सिद्धांतों के अनुरूप ही आजकल शिक्षा को अनिवार्य और सार्वभौमिक बनाने पर जोर दिया जाता है। तो इस तरह से इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। देखिए इसमें असत्य चुनना है। तो प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत अनुशासन बनाए रखने के लिए बालक की स्वाभाविक प्रवृत्तियों को कुंठित करना अनुचित माना जाता है। अब दूसरा ऑप्शन है, प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। तीसरा है, प्रगतिशील शिक्षा पारंपरिक शिक्षा की प्रतिक्रिया का परिणाम है। चौथा, प्रगतिशील शिक्षा में इस बात पर जोर दिया गया है कि बालक को जो शिक्षा दी जाए वह मानसिक क्रियाओं की विभिन्न दशाओं के अनुसार हो। तो इस तरह से हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। तो इसमें हो जाएगा कि प्रगतिशील शिक्षा में छात्र का विशेष महत्व है, शिक्षक का नहीं। तो अब देखिए ये भी ऑप्शन ये सही होगा, इसमें शिक्षक और छात्र का दोनों का महत्व होता है, ठीक ना। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस प्रणाली के तहत बालकों के विश्लेषण एवं पर्यवेक्षण पर बल दिया गया है। ऑप्शन 1 मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, 2 संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, 3 मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, 4 समाजवादी शिक्षा प्रणाली। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली। 19 का आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब चलते हैं 20 पर। तो बच्चों में आलोचनात्मक सोच एवं तार्किक कौशल का विकास होता है, इसे किस शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत रखा गया है। तो पहला ऑप्शन है मानवतावादी शिक्षा प्रणाली, दूसरा ऑप्शन है संरचनावादी शिक्षा प्रणाली, तीसरा है मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली, चौथा ऑप्शन उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 मानवतावादी शिक्षा प्रणाली। अब है 21 नंबर प्रश्न, सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो ऑप्शन 1 है 2000 से 2001, 2000 से 2004, 2000 से 2005, 2004 से 2005। तो चलिए बताइए इसमें आंसर कौन होगा। तो हमारा ऑप्शन 1 हो जाएगा 2000 से 2001। अगला प्रश्न है, सब पढ़े सब बढ़े का नारा दिया गया है। ऑप्शन 1 सर्व शिक्षा अभियान के तहत, 2 डिजिटल इंडिया के तहत, 3 स्वच्छ भारत अभियान के तहत, 4 ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड के तहत। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 1 सर्व शिक्षा अभियान के तरफ। अब है अगला प्रश्न, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में अनिवार्य शब्द का अर्थ क्या है। तो इसमें एक है दंडात्मक कार्य से बचने के लिए अपने बच्चों को विद्यालय भेजने के लिए अभिभावक पर अनिवार्य रूप से जोर डाला गया, ये नहीं होगा। तो दूसरा, अनिवार्य शिक्षा सतत परीक्षण के माध्यम से प्रदान की जाएगी, ये भी नहीं होगा। तीसरा, केंद्र सरकार दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी, ये भी नहीं होगा। 4 उचित सरकारी दाखिले उपस्थित और प्रारंभिक शिक्षा की पूर्णता को सुनिश्चित करेगी। तो ऑप्शन 4 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के क्रियान्वयन के बाद कक्षा कक्ष। ऑप्शन 1 आयु के अनुसार अधिक समजातीय है, 2 आयु के अनुसार अधिक विषम जातीय है, 3 अप्रभावित है क्योंकि शिक्षा का अधिकार विद्यालय में कक्षा की औसत आयु को प्रभावित नहीं करता, 4 जेंडर के अनुसार अधिक समजातीय है। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 आयु के अनुसार अधिक समजातीय है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक आधार है। तो ऑप्शन 1 व्यक्तिक अंतर, 2 बाल अधिकार, 3 बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, 4 सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। तो 25 नंबर का आंसर बताइए क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो ऑप्शन 3 इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है। कथन ए है, भारत के 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग वाले सभी बच्चों को मुफ्त एवं आधारभूत शिक्षा उपलब्ध कराना अनिवार्य है। अगला है बी, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए बच्चों से किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा और न ही उन्हें शुल्क अथवा किसी खर्च की वजह से आधारभूत शिक्षा लेने से वंचित किया जाएगा। ऑप्शन सी, यदि 6 से अधिक आयु का कोई भी बच्चा किन्हीं कारण से विद्यालय नहीं जा पाता है तो उसे शिक्षा के लिए उसकी आयु के अनुसार उचित कक्षा में प्रवेश दिलाया जाएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, चलिए बताइए। केवल ए दूसरा है, केवल बी तीसरा है, केवल सी चौथा ये सभी। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ये सभी। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। एक है पढ़ाने की उत्सुकता, 2 धैर्य और दृढ़ता, 3 शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, 4 अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। तो ये जो है ऑप्शन 2 हो जाएगा, धैर्य और दृढ़ता। 28 नंबर प्रश्न है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन क्या होगा। तो ऑप्शन 1 परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर, 2 बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, 3 रटने को प्रोत्साहित करके, 4 अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। तो 28 नंबर का आंसर क्या होगा, तो हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा, बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन 1 समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन, 2 केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश, 3 परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल, 4 बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। तो इस प्रश्न का हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 1 समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। अगला प्रश्न है, के मासिबो यानी CBSE द्वारा अपनाए गए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उसे अपेक्षा की जा सकती है कि वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियाँ पाई जा सकती है। अगर ऑप्शन 2 वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन 3 वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सके। ऑप्शन 4 किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 2 वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। अगला प्रश्न है, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है। तो ऑप्शन 1 है कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन 2 है विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। 3 है जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका वर्ण संवर्धन करना चाहिए। 4 ऑप्शन कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हमारा हो जाएगा ऑप्शन 2 विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझने में सक्षम होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बच्चों में ज्ञान की रचना करने और अर्थ का निर्माण करने की क्षमता होना इस परिप्रेक्ष्य में एक शिक्षक की भूमिका है। पहला ऑप्शन संप्रेषक और व्याख्याता की, दूसरा सुगमकर्ता की, तीसरा ऑप्शन है निर्देशक की, चौथा ऑप्शन तालमेल बैठाने वाले की। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन 3 निर्देशक। ऑप्शन 3 हो जाएगा निर्देशक। देखिए यहाँ नहीं समझ आ रहा है लेकिन यहाँ निर्देशक लिखा हुआ है, ठीक है। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, दूसरा प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, तीसरा वे गतिविधियां जिन्हें खेल शामिल न होते हैं, चौथा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन 4 हो जाएगा बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी स्थिति बाल केंद्रित कक्षा कक्ष को प्रदर्शित कर रही है। पहला है एक कक्षा जिसमें
शिक्षिका नोट लिखा देती है और शिक्षार्थियों से उन्हें याद करने को कहा जाता है। दूसरा, एक कक्षा जिसमें पाठ्य पुस्तक एकमात्र संसाधन होता है जिसका संदर्भ शिक्षिका देती है। तीसरा, कि एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थी समूह में बैठे हैं और शिक्षिका बारी बारी से प्रत्येक समूह में जा रही है। चौथा, एक कक्षा जिसमें शिक्षार्थियों का व्यवहार शिक्षिका द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार और दंड से संचालित होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3। अगला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना। दूसरा, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना। तीसरा, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। चौथा, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। अगला प्रश्न है कि किसी प्रगतिशील कक्षा की व्यवस्था में शिक्षक एक ऐसे वातावरण को उपलब्ध कराकर अधिगम को सुगम बनाता है जो नियामक है। दूसरा ऑप्शन, समावेशन को हतोत्साहित करता है। तीसरा, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। उसके बाद से चौथा ऑप्शन है, खोज को प्रोत्साहन देता है। चौथा ऑप्शन खोज को प्रोत्साहन देता है। इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन 3, आवृत्ति को बढ़ावा देता है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा अंतिम प्रश्न था, तो अब हम आपसे विदा लेते हैं, ठीक ना। और आप हमारे चैनल से जुड़िए, जुड़कर एकदम बिल्कुल अच्छे तरीक़ा से तैयारी कीजिए। मैं अभी शुरू में नया मैं वीडियो बना रहा हूँ। मैं बहुत कोशिश करूँगा कि आपको अच्छा से अच्छा और बहुत बढ़िया से बढ़िया मैं क्वेश्चन लेकर आऊँ, ठीक ना। अगर आप हमारे वीडियो को देखेंगे, लाइक शेयर करेंगे तो हमारा मनोबल बढ़ेगा, हमारा सब्सक्राइबर जब बढ़ेगा तो और मनोबल बढ़ेगा और मैं और बढ़िया से पढ़ाने का कोशिश